स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 27 सितंबर के ट्रेड एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में दोस्तों बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मतलब 27 सितंबर का जो ट्रेड होने वाला है उसमें कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है और किस तरह से हमारा ट्रेडिंग स्टाइल होगा, क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे और किस तरह से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। इन सब को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो 26 सितंबर का ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें किस तरह के ट्रेड के मौके बन रहे थे या बन भी रहे थे कि नहीं, इसको भी समझने की एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के एनालिसिस में, शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस को। सबसे पहले आज का ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि आज आपको ट्रेड लेना है, 27 सितंबर को आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। तो मार्केट एनवायरनमेंट ग्लोबली कैसा है और लोकल मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, इसको समझते हैं। तो देखेंगे कि सारे यूरोपियन और अमेरिकन इंडिसेज बीरिश क्लोजिंग दिए हैं, निगेटिव क्लोजिंग दिए हैं। 1 से 1.5% तक की गिरावट देखी गई है प्राइस में, यूरोपियन इंडिसेज में और अमेरिकन इंडिसेज में। चाहे वो डेक्स हो, सीएसई फ्रांस का इंडेक्स हो, एफटीएससी लंदन का इंडेक्स हो, एफटीएससी में गिरावट ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो जो अपर लेवल पर एक टॉप लेवल पर प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, अब वो अपने 21 ईएमए के नज़दीक आ रहा है ऊपर से। सीएसई फ्रांस में निगेटिव अपने 21 ईएमए से नीचे लगातार डाउन ट्रेंड में ही है। आपका डेक्स भी लगातार डाउन ट्रेंड में है। अमेरिकन इंडेक्स, नास्डक, डाउ जोन्स और S&P 500 सभी डाउन ट्रेंड में ही है, अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 से काफ़ी नीचे लगातार डाउन ट्रेंड में उनका चार्ट पैटर्न भी बता रहा है। अब क्या है, बैंकिंग इंडेक्स क्या बता रहा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का? तो बैंकिंग इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूअस डिसेंट दिखला रहा है, चार्ट पर लगातार फॉलिंग दिखा रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड में ही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी निगेटिव क्लोजिंग हुई है बैंकिंग इंडेक्स में। साथ ही HDFC बैंक और ICICI बैंक जो अमेरिकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ICICI बैंक फिर गैप बनाया है, फिर एक फॉलिंग गैप क्रिएट किया पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जो काफ़ी बेरिश सिग्नल है बैंक के लिए। HDFC बैंक भी निगेटिव क्लोजिंग ही दिया है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। तो ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट हमारे सामने अभी बेरिश ही है। लोकल चार्ट पैटर्न जो हमारा है, हमारा बैंक निफ्टी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है 44,500 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर। ट्रेड के अच्छे मौके नहीं बन रहे थे 26 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। चाहे आवरली टाइम फ्रेम पर देखें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, कैंडल्स बहुत ही छोटे छोटे रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल, जिसमें ट्रेड के मौके काफ़ी कम थे। काफ़ी स्मॉल रेंज में ट्रेडिंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन भी था पिछले एनालिसिस में कि हमारा जो 44,500 का लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, और 45,000 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस उसी जोन में स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे रियल बॉडी के कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बना करके। प्राइस कंफ्यूज्ड हैं। मार्केट मूवर कैंडल लाइंस पैटर्न बता रहे हैं कि मार्केट मूवर मार्केट के डायरेक्शन को लेकर के डिसाइसिव नहीं हो सके हैं, डिसीजन नहीं ले सके हैं। अभी डिसीजन मेकिंग चल रही है, छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल यही बता रहे हैं कि मार्केट का डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है कि वहाँ से मार्केट मूवर उसको ऊपर ले जाएंगे कि नीचे ले जाएंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव है, ऐसा देखते हुए
ऐसा पॉसिबल है, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा पोटेंशियल है प्राइस एक्शन में कि प्राइस उसको पंक्चर कर भी सकता है 44,500 के लेवल को नीचे की ओर पंक्चर कर भी सकता है और फिर उसी जोन में चला जाएगा जो मई से जून तक जो हम देखते आ रहे हैं 43,400 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, और वहाँ से 43,400 का बॉटम लेवल और 44,500 का टॉप लेवल एक जोन क्रिएट कर चुका है, उसमें प्राइस फिर दोबारा इंटर कर सकता है, ऐसा पोटेंशियली पॉसिबल है। तो इस तरह का सिचुएशन है, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव। चार्ट पैटर्न हमारा जो है डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो एक कन्वर्जेंस है ऑस्किलेटर्स के साथ प्राइस का, प्राइस भी लगातार गिर रहा है और हमारा जो ऑस्किलेटर RSI है वो भी नीचे की ओर ही मूवमेंट कर रहा है। तो एक कन्वर्जेंस है जो इंडिकेट करता है कि अभी बीरिश मोमेंटम है, ट्रेंड बीरिश है जो भी कंटिन्यू हो सकता है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इन ऑस्किलेटर्स का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को भी जानना होगा दोस्तों अगर हमें ट्रेडर बनना है तो, क्योंकि कैंडल लाइंस पैटर्न जो हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। एक ही पैटर्न को देख करके कोई ट्रेडर ऐसा प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये बुलिश पोटेंशियल इसमें है, प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, वही पैटर्न को दूसरा अपने तरीके से बीरिश ट्रेंड के रूप में, बीरिश रिवर्सल के रूप में या बीरिश कंटिन्यूएशन के रूप में उसको एज्यूम कर सकता है। मतलब उसमें सब्जेक्टिविटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कैंडल लाइंस टेक्निक में, कैंडल लाइंस टेक्निक में। लेकिन अगर हम इंडिकेटर्स से सिग्नल लें, अगर हम इंडिकेटर्स को वॉच करें तो वहाँ ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें सब्जेक्टिविटी का अभाव होता है, क्योंकि सारे लोग RSI का वैल्यू अगर 50 से अबव है तो सब लोग समझेंगे कि मार्केट क्या है, पोटेंशियली बुलिश है। इसी तरह से RSI का वैल्यू अगर 50 से नीचे है तो लोग सारे ट्रेडर समझते हैं कि मार्केट क्या है, पोटेंशियली इन कंट्रोल, बियर इन कंट्रोल है। अगर RSI का वैल्यू 30 या उसके आसपास या उससे भी नीचे है तो हम समझते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। इसी तरह से RSI का वैल्यू 60-70 से अबव है तो हम जानते हैं कि मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है, ओवर बॉट हो चुका है। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है, सारे लोग एक सिग्नल रिसीव करते हैं ऑस्किलेटर से। लेकिन कैंडल लाइन पैटर्न जब बनेंगे तो किसी को बुलिश भी दिख सकता है, किसी को बीरिश सिग्नल भी दिख सकता है। वहाँ हमारा क्या साइकोलॉजी है, हम क्या उस कैंडल्स को किस रूप में फील कर पा रहे हैं, ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाता है। पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर सकता है, लेकिन ऑस्किलेटर या इंडिकेटर का जो सिग्नल है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें इस तरह का वेरिएशन नहीं मिलेगा, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन नहीं मिलेगा। सारे ट्रेडर एक तरह से उससे सिग्नल रिसीव करते हैं कि मार्केट के बारे में वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑस्किलेटर को भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ऑस्किलेटर को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्किलेटर जो हैं RSI हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, मैकडी हो गया, ये सब आपके लिए ऑस्किलेटर्स हैं जिनका ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं ट्रेडिंग में अपने। तो ये ऑस्किलेटर्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं, ये ऑस्किलेटर्स हमें मार्केट कंडीशन को बता सकते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है, मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। इंडिकेटर हमें ये बता सकता है कि बाइंग, एक्सटेंडेड बाइंग हो चुकी है या एक्सटेंडेड सेलिंग हो चुकी है। अगर मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है तो इन ऑस्किलेटर्स की मदद से हम समझ सकते हैं कि
कि अब मार्केट में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि एक ओवर एक्सटेंडेड मार्केट में एक ही ट्रेंड अगर लंबे समय तक चला, चाहे तो अप ट्रेंड हो, अगर लंबे समय तक चला तो उसमें करेक्शन आना की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है तो मतलब लगातार डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, ओवर सेलिंग हो चुकी है, तो एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ पर कि अब बाइंग आ सकती है मार्केट में। तो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन बता सकता है हमें ऑस्किलेटर। इसके अलावा और क्या बता सकता है? तो इसके अलावा प्राइस जो ट्रेंड जो है उस ट्रेंड के मोमेंटम को बता सकता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उस ट्रेंड के मोमेंटम को बता सकता है अपने वैल्यू से। उसके वेलोसिटी को बता सकता है, प्राइस चेंज के वेलोसिटी को बता सकता है। जैसे RSI है, वो आपको प्राइस चेंज के वेलोसिटी को बता सकता है कि इस ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है, कितना मोमेंटम है। RSI अगर बढ़ते बढ़ते उसका ग्राफ अगर फ्लैट पड़ जाए, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड हो, RSI भी ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा हो, फिर फ्लैट पड़ जाए, ये फ्लैट पड़ना आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन RSI बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, RSI फ्लैट पड़ा हुआ है, आपका ऑस्किलेटर फ्लैट पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑस्किलेटर का वैल्यू एक दो 0 to 100, RSI का वैल्यू 0 to 100 ही मूवमेंट है। प्राइस कितना भी बढ़ जाए 100 से ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं हो सकता, प्राइस कितना भी घट जाए 0 से ज़्यादा RSI का वैल्यू नहीं हो सकता। इसीलिए इसको ऑस्किलेटर कहते हैं, क्योंकि ऑस्किलेट करता है या ऑस्किलेट करता है, इसका वैल्यू ऑस्किलेट करता है 0 to 100, 0 to 100, 100 to 0, इस तरह से ऑस्किलेट करता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब प्राइस बढ़ते बढ़ते प्राइस बढ़ेगा, आपका ऑस्किलेटर का भी वैल्यू बढ़ेगा, फिर ऑस्किलेटर कांस्टेंट हो जाएगा, ऑस्किलेटर फ्लैट पड़ जाएगा और प्राइस बढ़ते रह गया। यहाँ पर हमें क्या सिग्नल देता है? ऑस्किलेटर हमें सिग्नल देता है कि मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो रहा है, मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो रहा है। अब यहाँ पर कभी भी करेक्शन आ सकती है, पोटेंशियली कभी भी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है या ट्रेंड थम सकता है, क्योंकि ये बता रहा है आपका ऑस्किलेटर, जो एक ऑब्जेक्टिव सिग्नल दे रहा है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ सिग्नल दे रहा है। हर ट्रेडर उस सिग्नल को एक रूप में रिसीव कर सकता है। तो डाइवर्जेंस दो तरह के हो सकते हैं, डाइवर्जेंस दो तरह के हो सकते हैं। एक डाइवर्जेंस हुआ कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और आपका ऑस्किलेटर बढ़ नहीं रहा है, ये हो गया निगेटिव डाइवर्जेंस। ये हो गया निगेटिव डाइवर्जेंस, मतलब कभी भी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, कभी भी करेक्शन रिट्रेसमेंट आ सकती है। दूसरा हुआ कि ऑस्किलेटर का वैल्यू नीचे की ओर आ रहा है, ऑस्किलेटर का वैल्यू नीचे की ओर आ रहा है, इंडिकेटर का वैल्यू नीचे की ओर आ रहा है और प्राइस भी नीचे आ रहा है। प्राइस आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, प्राइस न्यू लो बनाते जा रहा है, लेकिन आपका ऑस्किलेटर न्यू लो बनाना बंद कर दिया, आपका ऑस्किलेटर न्यू लो बनाना बंद कर दिया या न्यू हाई बनाने लगा। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। इसका मतलब है कि प्राइस का फॉलिंग अब रुक सकता है, प्राइस का गिरना अब रुक सकता है, डाउन ट्रेंड अब थम सकता है और कभी भी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, कभी भी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। मतलब प्राइस अगर लोअर लो बनाते जाए लेकिन आपका ऑस्किलेटर लोअर लो बनाना बंद कर दे, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस, इस डाइवर्जेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। ये डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ क्योंकि ये सिग्नल दे रहा है कि प्राइस के गिरने में, मतलब बीयरिश ट्रेंड में अब पोटेंशियल नहीं रहा, मोमेंटम नहीं रहा है, कभी भी थम सकता है और रिवर्स कर जा सकता है दूसरे ट्रेंड में, तो वहाँ पर हम अलर्ट हो जाएंगे।
इसी तरह से पॉजिटिव डाइवर्जेंस से हो गया। निगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब है कि प्राइस हायर हाई बनाते जा रहा है। प्राइस चार्ट पैटर्न पर देखेंगे, कैंडल लेंस पैटर्न पर को देखेंगे, मार्केट पिक्चर को देखेंगे तो प्राइस हायर हाई बनाते जा रहा है। हमारा ऑस्किलेटर हायर हाई बनाना बंद कर दिया, वो फ्लैट हो गया या लोअर लो का फॉर्मेशन करने लगा, लोअर हाई का फॉर्मेशन करने लगा, लोअर हाई का फॉर्मेशन करने लगा या फ्लैट हो गया और प्राइस हायर हाई बनाते जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस है। इस डाइवर्जेंस को निगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। ये हमें इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि बढ़ते हुए ट्रेंड में, इस बुलिश ट्रेंड में अब पोटेंशियल नहीं रहा, ये मोमेंटम बढ़ने की पोटेंशियल नहीं रहा है, मोमेंटम लूज कर रहा है, ये मोमेंटम लूज कर रहा है और कभी भी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। यहाँ पर कभी भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस और निगेटिव डाइवर्जेंस दोनों का पता चलता है हमें ऑस्किलेटर के यूज करने से। तो अपने सिस्टम पर, अपने चार्ट पैटर्न पर एक ऑस्किलेटर ज़रूर रखेंगे जिससे हमें मार्केट कंडीशन, ओवरसोल्ड ओवरबॉट का भी पता चल सकता है। ट्रेंड में कितना मोमेंटम है इसका भी उस इंडिकेटर के वैल्यू से पता चल सकता है। साथ ही डाइवर्जेंस का भी पता चल सकता है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है चार्ट पर कि निगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, इसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, इन ऑस्किलेटर्स पर और डाइवर्जेंस पर, डिफरेंट ऑस्किलेटर्स जैसे RSI, स्टोकेस्टिक, MACD, ये सब पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कशन होगा इन इंडिकेटर्स पर। आज के एनालिसिस में आपको सीधे ले चलते हैं अब अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी में किस तरह से कौन कौन से लेवल आज के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसा छोटे रियल बॉडी का स्पिनिंग टॉप कैंडल क्रिएट हुआ है, कैसा स्पिनिंग टॉप क्रिएट हुआ है। स्पिनिंग टॉप कैंडल जो बता रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड के मोमेंटम लूज करने को इंडिकेट कर रहा है। RSI ऑस्किलेटर नीचे आपका लगा हुआ है, ये भी फ्लैट पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर EMA को देख सकते हैं। EMA का जो बेंडिंग है, नीचे की ओर बेंडिंग है, ये निगेटिव ट्रेंड को बताता है। ये EMA शॉर्टर पीरियड का EMA, 9 पीरियड का EMA, 21 EMA के पीरियड के EMA को टच करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर पेनेट्रेट, पंक्चर करने की कोशिश कर रहा है, जो एक निगेटिव ट्रेंड है। ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट भी निगेटिव है, तो हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल पर, इसी जोन में, ये जो 44,500 और ये 45,000 के जोन में प्राइस फिर स्टेबलाइज कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो निगेटिव है आपके सामने, और या इसको पेनेट्रेट कर देगा। अगर इसकी कोई भी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम का अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, या 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो प्राइस हो सकता है कि फिर से इस जोन में आ जाए कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट लगातार निगेटिव बना हुआ है। तो इस सपोर्ट लाइन के पेनेट्रेशन की भी संभावना है, इसके पेनेट्रेशन की भी संभावना है। हो सकता है प्राइस इसको पेनेट्रेट करके इसके नीचे क्लोजिंग दे। तो मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव है। प्राइस या तो इस जोन में स्टेबलाइज करेगा या इस सपोर्ट लाइन को पंक्चर कर सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। अब चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर आपके सामने किस तरह का सिचुएशन है। आवरली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि प्राइस लगातार यहाँ जो डेड क्रॉस हुआ, शॉर्टर पीरियड का EMA
हायर पीरियड के ईएमए को क्रॉस करता है ऊपर से नीचे की ओर। ये डेड क्रॉस निगेटिव सिग्नल था जो लगातार बना हुआ है। प्राइस में डाउन ट्रेंड लगातार बना हुआ है। प्राइस अभी भी 9 ईएमए पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। शॉर्टर पीरियड के ईएमए पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। किस तरह से आवरली कैंडल है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे फर्स्ट आवर का कैंडल जो था वो भी किस तरह का दोजी कैंडल, अनडिसाइसिव कैंडल। मार्केट मूवर बिल्कुल अनडिसाइसिव हैं ट्रेंड को लेकर के, मार्केट के ट्रेंड को लेकर के डायरेक्शनलेस प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारे कैंडल छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल, दोजी कैंडल ही दिख रहे हैं आपके सामने चार्ट पैटर्न पर। तो इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड न दिखे हमें ट्रेड से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड ऐसा प्रोवर्ब है इस मार्केट का जो बिल्कुल सही है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हम ट्रेड लेंगे। जब मार्केट मूवर ही डायरेक्शन लेस हो तो हम कैसे, किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे उनके फुटप्रिंट को और किस तरह से हम उनको फॉलो कर सकते हैं, तो हम ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं ऐसे मार्केट सिनेरियो में। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो प्राइस में केवल स्टेबलाइजेशन ही है। प्राइस स्टेबलाइज करने की भरपूर कोशिश कर रहा है 44,500 के लेवल पर। देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन किस तरह से फ्लैट पड़ा हुआ है और प्राइस उसी के आसपास अपने एवरेज पर ही है। एवरेज से न ऊपर ज़्यादा न ज़्यादा नीचे, एवरेज पर ही एक 100 की तरह आगे पीछे एक विपसो की स्थिति है आपके सामने चार्ट पैटर्न पर। देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस 44,500 के नज़दीक आने की कोशिश करता है बुलिश पैटर्न बन जाता है। बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना। यहाँ पर भी किस तरह से फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, देखिए एक बेरिश कैंडल, उसके बाद तुरंत एक पियर्सिंग पैटर्न बुलिश कैंडल बना। तो 44,500 के लेवल पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और 45,000 का लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। मार्केट सिनारियो, ग्लोबल मार्केट सिनारियो भी निगेटिव है, इसलिए ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा पोटेंशियली ये पॉसिबल है कि हो सकता है 44,500 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन जब तक कैंडल लाइन ऐसा सिग्नल नहीं देंगे हम उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक इस तरह का ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बना हुआ है, प्राइस में स्टेबलाइजेशन कंसोलिडेशन चल रहा है, हम ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। पेपर ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही, अगले एनालिसिस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आज। और अगर अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें। इस अपने कंटेंट में हम इसी तरह से इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सारे इंडिकेटर्स, सारे ऑस्किलेटर्स, कैंडल लाइन्स पैटर्न, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इसमें सारी अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग कंटेंट लाने की भी कोशिश करेंगे जिससे आप लोग को और ज़्यादा बेनिफिट हो सके, मार्केट स्ट्रक्चर को ज़्यादा समझ सके, प्राइस एक्शन को ज़्यादा समझ सके और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।